यहाँ पर बहुत सारे कबूतर जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो उनकी जो पॉटी है उसकी वजह से केमिकल रिलीज हो रहा है जो हवा में जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर लंग्स। ये सच्चाई है डेफिनेटली इस बात बिल्कुल में? सच्चाई है, जिसको हम लोग रोग भी बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ओके। खास तौर से वो लव बर्ड्स, मैं खाली कबूतर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तोता, जो छोटी छोटी तीतर, चिड़िया हो मैना। गए, हाँ जितने भी ये पक्षी हैं, तो हम लोग बर्ड्स, जब भी कोई पेशेंट ब्रेथलेसनेस का इस टाइप से आता है, हम जरूर उससे पूछते हैं क्या क्या आपके घर में कोई बर्ड्स है। पक्षी है? या मेरे पास काफ़ी केसेस ऐसे जिसमें पेशेंट इतना चलता है और उसका ऑक्सीजन ड्रॉप होके 60% पे आ जाता था। अच्छा। और उसके सीटी स्कैन भी हो रखे थे, सब कुछ हो रखे थे। फिर हमने उनसे बस एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपके घर में पक्षी है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे घर में है, बर्ड है, और दिखाया फोटो। उन्होंने कहा आप इसको हटाइए, क्योंकि जब इसी की तक ये वजह रहेगा से। इसका रहेगा। और उसको हटाने के बाद भी हमें ट्रीट करना पड़ा, क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसको हमें मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट ठीक है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अगर अपार्टमेंट, फ्लैट या इस टाइप के स्ट्रक्चर में रहते हैं तो आप इनसे बचें, बर्ड से। तो क्या चांसेस हैं कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, इतने पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, तो आगे चलकर इन्हें लंग से जुड़ी कोई बीमारी होगी ही? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से 10 से 15 साल पहले कितने घरों में नेबुलाइजर होता था, कितने घरों में कुछ इस टाइप के इक्विपमेंट, अगर हमें स्टीम भी लेना होता था तो पानी को गर्म करके उसमें गैस पे तब लेते थे। आज की डेट में हम लोगों का हर घर में आपको नेबुलाइजर मिलेगा, हर घर में रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट मिलेगा, फुटबॉल वाली एक्सरसाइज और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट डेफिनेटली है। तो पोल्यूशन की वजह से फिर हमारे लंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आगे चल करके क्या इससे कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है? अब जो कैंसर की बात करेंगे, प्रूवन स्टडीज हैं इसमें कि पॉल्यूशन का कैंसर पे असर पड़ता है, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। और 10 साल आने वाले हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि कैंसर के रोग बढ़ेंगे। जो लोग पैसिव स्मोकिंग के शिकार हो रहे हैं, क्या उन्हें भी आगे चलकर रिस्क है लंग डिजीज होने का? बिल्कुल होने का डिजीज है। पैसिव स्मोकिंग इक्विवेलेंट कैरीज इक्विवेलेंट रिस्क। ओके। पैसिव स्मोकिंग क्या है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा हूँ और मेरे साथ में कोई इंडिविजुअल है, तो उसको भी सेम साइड स्ट्रीम स्मोक बोलते हैं, उसको भी उतना ही रिस्क आएगा लंग डिजीज का। ट्रिगर्स मतलब सिग्नल्स बता सकते हैं जो हमारी बॉडी हमें दे रही होती है अगर हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं, ताकि समय रहते पहचान करके उसका इलाज किया जा सके? तो ये सिम्टम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सपोजर से, इवन आईज एक्सपोजर से, यहाँ से शुरू होकर लंग्स के एक्सपोजर से, सांस फूलना, खांसी में बलगम आना, बलगम में काला काला कण आपको दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन का एक एक्सपोजर का डेफिनेट साइन होता है। और लोगों, आप देखेंगे आज की डेट में लोगों ने एक आदत बहुत बन गई है, जो कि एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, जिसको हम पोस्ट नल ड्रिप होते हैं उसको इग्नोर करना, लाइक बार बार गला साफ करना। ये भी इवन पॉल्यूशन से भी लिंक है, तो ये भी एबनॉर्मल है। तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी को इस तरह के साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन्हें उसका इलाज नहीं कराया, तो क्या चांसेस है कि आगे चलकर उन्हें कौन सी फेफड़ों से जुड़ी जो है बीमारी हो सकती है? सिम्टम्स आने लग रहे हैं जिसमें खांसी, बलगम, पीला बलगम आना और बार बार खांसी के एपिसोड्स होना, तो वहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स की तरफ ये इशारा करता है। सूखी खांसी रहना, बर्ड्स एक्सपोजर रहना, उसमें आपको लंग फाइब्रोसिस के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आपको एलर्जी वाले सिम्टम्स हैं और उसमें अगर आपको सांस फूलने टाइप की सिम्टम्स आने लग रहे हैं, तो ये एस्थमा का इंडिकेटर हो सकता है। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे अपने लंग्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंटर्स आने वाले हैं, फिर से सारी जगह पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ चैनल पर आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी कि कैसे पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी लंग्स कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। तो रियलिटी में पोल्यूशन का असर हमारी लंग्स पर कितना पड़ता है, इससे आगे चलकर कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, और कौन से लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा इसका खतरा हो सकता है आगे चलकर, वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सिम्टम्स क्या है अगर आपको फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी हो रही है, तो इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मयंक सक्सेना, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आप इतने सारे लोगों का हर दिन ट्रीटमेंट करते हैं। आपको लग रहा है कि इस विंटर्स, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि ये जो है साल, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, अभी तक का शायद हो सकता है कि रिकॉर्ड भी टूट जाए, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि फिर से पेशेंट्स आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, लंग्स के केसेस लेकर के, स्पेशली उनको प्रॉब्लम है ऐसे करके?
अगर हम लोग पिछले 10 साल की भी बात करें तो निरंतर 10 सालों में जो पेशेंट का फ्लो है अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे मैक्सिमम फ्लो रहता है पेशेंट्स का, जिसमें कि सांस से संबंधित, लंग से संबंधित परेशानी के मैक्सिमम पेशेंट होते हैं। बीट एनी डॉक्टर आप देखेंगे कि उस समय आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे कहीं ना कहीं खांसी होने का, इन्फेक्शन होने का और आंखों में जलन, बहुत सारे इस टाइप के सिम्टम्स जो कि लंग से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हैं, वो बढ़ जाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से 10 से 15 साल पहले कितने घरों में नेबुलाइजर होता था, कितने घरों में कुछ इस टाइप के इक्विपमेंट, अगर हमें स्टीम भी लेना होता था तो पानी को गर्म करके उसमें गैस पे तब लेते थे। वो भी जब सर्दी खांसी होती थी तब आज की डेट में हम लोगों का हर घर में आपको नेबुलाइजर मिलेगा, नेबुलाइजर हर घर में रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट मिलेगा, फुटबॉल वाली एक्सरसाइज और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट डेफिनेटली है। और लास्ट 15 ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो वी हैव इवॉल्व्ड सो मच कि यहाँ पे पोल्यूशन पे पहले बात भी होती थी पोल्यूशन को लेके, अब तो शायद हमने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा AQI 200 है, 300 है, आज तो ठीक है, उतना नहीं है जितना रहता था, लेकिन ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। और डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में इस साल भी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब तक बारिश और ये सब रहा है तो ठंडा तो ऑब्वियसली रहना चाहिए। और साथ साथ में जो एक पोल्यूशन का हमारा ट्रेंड जैसे रहता है वो पोल्यूशन का ट्रेंड भी सेम रहेगा। तो पोल्यूशन की वजह से जो इम्पैक्ट आता है नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्लो में, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आई थिंक जैसा आप AQI लेवल्स की बात कर रहे थे, 200-300 तो कब का क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। 400-500 इज नाउ नॉर्मल। लोगों को लगता है कि अच्छा 400 है, 500 है, ठीक है। कहीं कहीं तो लास्ट ईयर तो वैसे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि शायद 800-900 AQI भी क्रॉस हो गया। तो ये और कई बार तो ऐसा पैरामीटर होता है कि वो हमारे नापने का मैक्सिमम ही उतना होता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। और हमें लगता है कि अच्छा 800 है, पता लगा उस एरिया में जो AQI पैरामीटर वो 800 मैक्सिमम हो सकता है, वो 1200, 1500, मतलब बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, स्पेशली जैसे दिल्ली NCR में रह रहे लोगों के लिए, तो क्या चांसेस हैं कि जो लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं, इतने पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, तो आगे चलकर इन्हें लंग से जुड़ी कोई बीमारी होगी ही? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सिम्टम्स कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लोगों में भी दिखने शुरू हो गए हैं। हाँ। आप देखेंगे आज की डेट में किसी को वायरल होता है, खांसी ठीक ही नहीं होती है, लोगों को एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। पहले एंटीबायोटिक कहाँ कितना कौन लेता था, आज की डेट में हर घर में सिंपल खांसी हुई, ठीक ही नहीं हो रही है, आपको डॉक्टर्स को दिखाना पड़ रहा है, इवन एक्सरे कराने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हेल्थ पे भी असर है। और अगर आपको एस्थमा, COPD या कोई भी लंग डिजीज है तो ये इम्पैक्ट एम्पलीफाई होकर 10 to 50 टाइम्स भी हो सकता है पॉल्यूशन का। तो ये बिल्कुल हमें इवन इनफैक्ट बच्चों में अगर हम लोग देखें तो बच्चों में भी बहुत साइंस एंड सिम्टम्स इस टाइप से मिल रहे हैं कि बच्चों को नेबुलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इवन इनफैक्ट बच्चों को इनहेलर भी स्टार्ट करना पड़ रहा है। और अगर हम लोग दिल्ली NCR की बात करें, डेफिनेटली दिल्ली NCR में तो एक आउटब्रेक की तरह हो रहा है। हम लेकिन Tier 2 सिटीज़ की भी बात नहीं करते हैं। Tier 2 सिटीज़ में भी पॉल्यूशन लेवल्स है, क्योंकि वहाँ पे कोई नाप नहीं रहा ज़्यादा, तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं होती। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं अब पॉल्यूशन आने वाला है, क्या हम लोग होम टाउन में मूव कर जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो ये कंसिडर करते हैं ऑप्शन कि क्या हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं, या घर के हमारा विलेज टाउन या जो हमारा वो एक होम टाउन है वहाँ का है, लाइक से मुरादाबाद का है, मेरठ का है, बहुत सारे जो एडजॉइनिंग एरिया है। तो हमने कहा आप अगर वहाँ का भी पॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ भी पॉल्यूशन हो, वहाँ पे कोई इतना बात ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली NCR प्लस जो एडजॉइनिंग, मैं कहूँगा होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज अफेक्टेड। पूरा नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं पोल्यूशन का इफेक्ट है। आपको मैं एक याद दिलाना चाहूँगा, कुछ टाइम पहले ये बल्कि इमेज आती है कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक थिक स्मॉग पड़ा हुआ है। हाँ। तो इसमें हम एरिया डिसाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया लगभग पूरा इन्वॉल्व होता है। और इस वजह से जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों से लेके बूढ़े तक हर एज स्पेक्ट्रम में पोल्यूशन का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से फिर हमारे लंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आगे चल करके क्या इससे कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम दो तरह के सिम्टम्स की अगर हम लोग देखें बात, एक तो नॉर्मल जो सिम्टम्स जो जैसे सिंपल, ये सिम्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, नाक में जुकाम होना, नाक से पानी गिरना, छींके आना, एक एलर्जी टाइप जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। इससे लेके कभी कभी हम लोगों को इतने पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनमें एक्यूट सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस, एकदम ऑक्सीजन का लो होना, ऐसे भी पेशेंट हमने देखे हैं कि एकदम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ब्रोंकाइटिस डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तो सिम्टम्स हैं जो एक्यूट, क्योंकि कैंसर को डेवलप होने में टाइम लगेगा,
वो नहीं है कि डे 1 में पोल्यूशन एक्सपोजर हुआ, डे 2 में हम लोग देखेंगे। बट ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं एक शुरुआती आपको अंदेशा, सिम्टम्स क्या है कि बॉडी का नोटिफिकेशन सिम्टम है, करेक्ट। सिस्टम है कि बॉडी आपको नोटिफाई कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू हैव टू गेट इट करेक्टेड। तो ये सिम्टम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सपोजर से, इवन आईज एक्सपोजर से, यहाँ से शुरू होके लंग्स के एक्सपोजर से, सांस फूलना, खांसी, खांसी में बलगम आना, बलगम में काला काला कण आपको दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन का एक एक्सपोजर का डेफिनेट साइन होता है। ऊपर से अगर आपको बार बार ये सांस की दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस टाइप के सिम्टम्स भी डेवलप होने आपके शुरू हो गए हैं, वो एस्थमा में या सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पोल्यूशन एक्सपोजर से आपको इनफैक्ट जो एस्थमा सीओपीडी टाइप के रोग हैं उसके होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। फिर उसके बाद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आप देखेंगे हर 3-4 महीने बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है, इनफैक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, आईवी लेना पड़ रहा है, कुछ कुछ थेरेपी कहीं ना कहीं इनहेलर पे डिपेंडेंसी आ रही है। तो ये भी एक साइन है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जो कैंसर की बात करेंगे, प्रूवन स्टडीज हैं इसमें कि पॉल्यूशन का कैंसर पे असर पड़ता है, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे, अभी भी अगर हम लोग देखें इंडिया को एक कैंसर कैपिटल की तरह पे हम लोग देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो खास तौर से, और 10 साल आने वाले हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि कैंसर के रोग बढ़ेंगे, तो इसलिए अपना हमें पॉल्यूशन के बारे में बातचीत करना और उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। और मसलन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और साथ में पॉल्यूशन से एक्सपोजर है, तो आप का आगे कैसे रहने वाला है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली। स्मोकिंग की जैसे आपने बात की तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि जिस हिसाब से पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आप एक दिन में 25 सिगरेट पीने के बराबर जो हवा है वो इनहेल कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये डेंजरस है कि उनके आगे चल करके जो लंग्स हैं वो खराब होंगे। अब हम एक दिन में 25 सिगरेट जो है पीने बराबर हवा अपने अंदर ले रहे हैं, पोल्यूशन भी है, स्मोक भी कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के फिर कितना लंग्स को डैमेज करता है? काफी हद तक, क्योंकि अगर मैं देखूं स्मोकिंग, अगर सिगरेट स्मोकिंग की बात करें, उसमें कुछ निकोटिन होते हैं, कोई कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, प्लस उसमें काफी ज्यादा ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि लंग्स में इरिटेशन पैदा करते हैं, प्लस कैंसर टाइप के जो रोग हैं वो भी पैदा करते हैं। अगर हम इसकी तुलना पोल्यूशन वाले स्मोक से करें, उसमें भी काफी कंपाउंड आपको सिमिलर मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये कहा जाता है कि भाई स्मोकिंग एंड पोल्यूशन कैन बी कोलिंग टुगेदर। अगर स्मोकिंग प्लस पोल्यूशन का इफेक्ट दोनों का हम लोग देखते हैं तो उन पेशेंट में सिम्टम प्रोफाइल भी ज़्यादा होता है, उनके सिम्टम्स भी मोर सीवियर होते हैं, और उनके सिम्टम्स ट्रीटमेंट पे भी रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं करते जो कि एक नॉर्मल पेशेंट में हम लोग सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मोकर्स का इफेक्ट पोल्यूशन के प्रति सेंसिटिविटी और उनका जो आगे का फ्यूचर कोर्स है वो बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही आपका क्विट कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। स्मोकिंग की जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव्स आ गए दैट इज सेफ, जैसे वेपिंग या ई सिगरेट, तो ये सब सेफ ऑप्शन है, ये स्मोकिंग जितना इम्पैक्ट नहीं डालते और इससे हमारे लंग्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इस बात में है कोई सच्चाई? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि वेपिंग के अंदर भी हम लोगों ने देखा काफी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। साथ साथ में इसमें हम लोगों ने काफी चीजें देखी, इवन एक्यूट लंग इंजरी, निमोनिया के केसेस बढ़े, पॉपकॉर्न लंग एक रोग होता है जो कि वेपिंग से एसोसिएटेड है। तो आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं और आप सोचते हैं हम चलो, आजकल हम देखते हैं इवन यंगस्टर सोसाइटी में और लोगों को इस पे आपत्ति भी नहीं होती है क्योंकि बस में भी वेप लेके घूम रहे होते हैं और उसमें कोई धुआं नहीं है तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन ये एक सही नहीं है अप्रोच, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जरूर रहेगा और वो आपको आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें पैदा करेगा। और इनफैक्ट अगर आप इवन आज की डेट में तो हमारे पास चैट जीपीटी, गूगल सब कुछ है, आप बस ये डाल के देखिए वेपिंग एंड यूएसए एंड निमोनिया, दे हैड बीन सीवियर आउटब्रेक, बहुत अच्छे आउटब्रेक रहे हैं वहां पे जहाँ पे निमोनिया इवन लोगों की जान भी गई है। तो इसलिए वेपिंग इज लिटरली हार्मफुल, क्योंकि आप इनहेलेशन कर रहे हैं, लंग्स को आप चैलेंज कर रहे हैं किसी भी इरिटेंट पार्टिकल से, तो लंग्स कैसा बिहेव करेगा। तो ये तो आपको समझने की बात है कि ये चीज कोई भी सेफ नहीं है। इवन हुक्का भी बिल्कुल अनसेफ है, जो भी आप स्मोक अंदर ले रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए अनसेफ है। ओके। इसके अलावा जो लोग कुकिंग करते हैं तो वो वहां से जो धुआं निकलता है कुकिंग वाला, जो स्मोक आपने निकलता बहुत है, अच्छा पॉइंट किया, क्योंकि हम आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि indoor की आउटडोर नहीं। पोल्यूशन में हम लोग देखें बहुत कैची आज की डेट में हमारी टर्मिनोलॉजी आ गई, PM2.5, PM5, तो लोग उसके बारे में कि हाँ PM2.5 क्या करता है, कैसे करता है, लेकिन कोई इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं करता है।
एक तो फैक्टर यह है कि आउटडोर पॉल्यूशन जो एयर बाहर है वही अंदर एयर है करेक्ट घर में है, तो कहीं ना कहीं एक तो उसका इम्पैक्ट रहता है। कई बार घरों में हम लोग देखते हैं कि कुकिंग, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इस टाइप का हवन हो रहा है, वो भी तो घर में धुआं इकट्ठा हाँ हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अगर आपका चिमनीज आपकी ठीक से वर्किंग नहीं है, आपका किचन बहुत अच्छा वेंटिलेटेड नहीं है, इवन कुकिंग का धुआं ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको एस्थमा, सीओपीडी या इस टाइप के रोग हैं, आपको बार बार इस टाइप की सेंसिटिविटी रहती है, ट्रिगर कर आप सकता है जब वो। भी कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमारे यहाँ घी तेल का उपयोग बहुत अच्छे से होता है, तो जब भी आप देखेंगे धुआं उठता धुआं है, एक निकले, एक साइन ऑफ गुड कुकिंग ये दिखाते हैं कि आपने छौंक लगाया और धुआं धुआं उठा, निकल कि रहा है। आपने कितना अच्छा छौंक लगाया, तो ये लेकिन एक साइन ऑफ ये एक गुड कुकिंग ना हो कि आप अपनी चिमनीज को हमेशा सर्विस रखें। चिमनीज आपकी हमेशा सही रहनी चाहिए, और ओवरऑल अगर आपके यहाँ आपको अगर कुकिंग से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत वो है, तो अपना इतना रखें कि बहुत धुएं वाली चीज़ें, जैसे हम लोग घर पे ग्रिलिंग करते हैं, घर पे बारबेक्यू करने के लिए, लोगों के आज की डेट में हम लोग देखते हैं फ्लैट का कंसेप्ट है, बालकनी में ग्रिल रख लगा लिया और करके उसको रखे लगा लिया। हैं। दिस इज नॉट राइट। एक तो फायर हैजार्ड तो है ही, साथ साथ में धुएं के एक्सपोजर से आपको एक्यूट ब्रेथलेसनेस, एक्यूट प्रॉब्लम, सांस में परेशानी, ये सब भी हो सकता है। प्लस आगे आने वाले टाइम में अगर आपका निरंतर एक्सपोजर चलता जाएगा तो कहीं ना कहीं एस्थमा टाइप के सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। डेवलप हो सकता है, ओके। और अगरबत्ती, इन सब की तो बात आपने कर दी। जो आजकल सेंटेड कैंडल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, हर कोई सेंटेड कैंडल्स खरीद रहा है कि घर में आप कैंडल जलाओ तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, मूड अच्छा रहेगा, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है लंग्स पर? हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में हम लोग देखते हैं हम लोग ओवरडू बहुत करते हैं। बिल्कुल, कोई एक चीज अगर ट्रेंड ट्रेंड में शुरू आई हुआ है है तो तो सब करने आप लगेंगे। सब करने लगेंगे और ओवर द लिमिट्स। हम्म, ठीक है, मैं बिल्कुल बोल दूं कि नहीं आपको तो करना ही नहीं है, कोई भी आप एक कैंडल नहीं जला सकते घर में, ये बात ठीक नहीं होगी। आप जला सकते हैं, लेकिन आप ऐसा जलाएं। पहला चीज तो ये कि डेली आप ना जलाए। चला लेंगे तो वो प्रॉब्लम है, कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में कभी आपने चलाया। और दूसरी चीज, अगर आप एस्थमेटिक हैं या आपको सेंसिटिविटी है और आपने एक बार चलाया, आपको प्रॉब्लम हुई, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो मत जलाइए, ओके। क्योंकि केमिकल्स हैं सब। केमिकल अगर इन्फ्यूजन होगा घर में, अगर फैलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगे। तो वो चीज़ का हमें ओवर एक्सपोजर से बचना है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ, घर का बिल्कुल डेड एटमॉस्फेयर रखना है, बिल्कुल एक बीमारी वाला माहौल, वैसा वो नहीं। चीज़ नहीं। इन अ मॉडरेशन एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। अगर आप मॉडरेशन से ऊपर जाएंगे तो हर चीज़ के साथ प्रॉब्लम है। तो जो ये एयर फ्रेशनर्स या बाथरूम में लगाने वाले, इवन कार में जो फ्रेशनर्स है, रूम फ्रेशनर्स है, इन सब का भी कोई इम्पैक्ट होता है हमारे लंग्स बिल्कुल पर? होता है, क्योंकि दो चीजें हैं। अगर हम लोग एक तो होता है सिंपल फ्रेशनर, एक जो स्प्रे और उस टाइप के फ्रेशनर हो गए। ठीक है, आपने एक जैसे हमारे सिंपल जो घर में एक डीओड्रेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सिर्फ दुर्गंध हटाने वाले मटेरियल है, उसमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा फैल नहीं रही है कोई चीज। दूसरा, हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, अपने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर आपके वॉशरूम में, किचन में एग्जॉस्ट आपका जो है वो नहीं, एयर को रिसर्कुलेट करने में बहुत हेल्प हेल्प करता करता है। है, बिल्कुल। तो गेटिंग अ फ्रेश एयर कैन ऑल्सो इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इनसाइड। कि अगर आपका जैसे वॉशरूम है, अगर वॉशरूम में आपने एयर सेंट यूज किया तो वो ट्रैप भी हो जाएगा। और अगर आपने एयर को रिसर्कुलेट कर लिया तो वो आपका, और कार के अंदर भी मैं अगर आपको देखूं तो दो चीजें, कई लोग मैंने देखा कार के अंदर स्मोक करते हैं, कार के अंदर स्मोकिंग मटेरियल रखते हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा बिग नो हार्मफुल है। है। क्योंकि आपकी चाहे शाम को फैमिली भी आके बैठेगी तो वो भी एक्सपोजर में कहीं ना कहीं आता है, बिल्कुल। जिसको हम लोग सेकंड हैंड या थर्ड हैंड स्मोक बोलते हैं। तो बिल्कुल पैसिव स्मोक एक्सपोजर भी आपके उसमें रहते हैं। डेंजरस और है। दूसरा, बहुत ज्यादा जो परफ्यूम्स और बहुत ज्यादा सेंसिटिव आप मटेरियल यूज करेंगे अपनी कार में भी, वो भी मैं रिकमेंड नहीं नहीं करूंगा। करेंगे, ओके। खास तौर से अगर आप सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा, तो अपना सिंपल ये है कि अगर आप यूज भी करते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे उसमें लेवल्स भी होते हैं। आप उसको लोएस्ट लेवल पे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सेंसिटिव ना हो, उस पे आप सेट रखिए, ताकि एयर का एक जो स्मेल है वो आपकी ठीक रहे, ठीक रहे। और बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर भी ना हो। ओके। तो ये जो डीओ वगैरह आते हैं, स्प्रेज आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, अभी लगा लो तो 2-2 दिन तक चलेंगे, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लंग्स बिल्कुल, पर? आप देखेंगे कि आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट इतने आते हैं कि वो पूरी, लगता है एक शीशी एक बार में पूरा खाली कर देंगे। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग यस, परफ्यूम्स, तो हाँ। मुझे लगता है कि ज्यादा परफ्यूम्स, ज्यादा वो, और अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो बहुत इतना कि आपका, जैसे क्लोथ्स पे आपने यूज कर लिया, बॉडी पे डायरेक्ट यूज ना करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी से एक्सपोजर आपका होगा। और जिस जो आपके नियर टू फेस एरिया है वहां पे आपने
यूज नहीं किया, क्योंकि आपकी देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में यूज ऐसे करते हैं नीचे की तरफ कि सारा आपका इन द ब्रीदिंग एयर उसमें करेक्ट जाएगा। है। तो आपको यूज करना है तो अपने अंडर आर्म्स में कर लिया, अपने जहाँ पे आपको स्वेटिंग शोल्डर। एरियाज हैं वहां पे आपने कर लिया, लेकिन आप पूरी बॉडी को पूरा परफ्यूम या डिओड्रेंट से नहलाना नाप इज देंगे नॉट तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आजकल ना एक स्टडीज आई हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे कबूतर जो हैं काफी ज्यादा बड़े हैं, तो उनकी जो पॉटी है उसकी वजह से केमिकल रिलीज हो रहा है जो हवा में जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर लंग्स। ये सच्चाई है इस डेफिनेटली बात बिल्कुल में? सच्चाई है, जिसको हम लोग रोग भी बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ओके। और इसमें आपने कोविड के टाइम में एक टर्म सुनी होगी, लंग फाइब्रोसिस। हाँ। ये बेसिकली लंग फाइब्रोसिस का एक बहुत मेन कारण है। कारण इंडिया है। में लंग फाइब्रोसिस के अगर हम केसेस देखते हैं तो ओके। मेजॉरिटी कारण आपके इससे लिंक हो सकते हैं, इससे और कूलर के पैड से। ये रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि इंडिया से लंग फाइब्रोसिस की केस का अध्ययन किया गया और इसमें ये देखा गया कि कबूतर के एक्सपोजर से और जो कूलर के पैड्स, फंगस और इस टाइप के एक्सपोजर से, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव एलर्जीज पैदा करते हैं और लंग्स के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि कोई ये क्या ऐसे कारण है जो लंग्स में इंजरी कर रहे हैं और लंग्स जब इंजर हो रहा है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो इंजरी रिपेयर मैकेनिज्म में जब प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे बेसिकली हमारा लंग्स का या किसी भी एरिया का अगर हमें चोट लगे तो यहाँ पे एक स्कार बन जाता है। तो ऐसे लंग्स में स्कारिंग शुरू हो जाती है। तो आज की डेट में अगर हम लोग देखें, जो लोग अपार्टमेंट या फ्लैट स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, खास तौर से वो लव बर्ड्स, मैं खाली कबूतर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तोता, जो छोटी छोटी तीतर, चिड़िया हो गई, मैना। हाँ जितने भी ये पक्षी हैं, तो हम लोग बर्ड्स, जब भी कोई पेशेंट ब्रेथलेसनेस का इस टाइप से आता है, हम जरूर उससे पूछते हैं क्या क्या आपके घर में कोई बर्ड्स है। पक्षी है और ऐसा? कई बार ये पेशेंट बहुत मिसडायग्नोज भी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है पोल्यूशन की वजह से है, एलर्जी की वजह से, और कई बार डिले भी होता है इस चक्कर में, क्योंकि कई बार ये सीटी स्कैन में भी अर्ली स्टेजेस में मिस हो जाता है। ओके। हाँ, ये जब फाइब्रोसिस आने लगता है, लंग्स में निशान पड़ने लगते हैं तब, और तब तक स्टेज प्रोग्रेस हो जाती है। मेरे पास काफी केसेस ऐसे हैं जिसमें पेशेंट इतना चलता है और उसका ऑक्सीजन ड्रॉप होकर 60% पे आ जाता था। अच्छा। और उसके सीटी स्कैन भी हो रखे थे, सब कुछ हो रखे थे। फिर हमने उनसे बस एक क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में पक्षी है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे घर में है, बर्ड है, और दिखाया फोटो। उन्होंने कहा आप इसको हटाइए, क्योंकि जब इसी तक की ये वजह रहेगा से। इसका रहेगा। और उसको हटाने के बाद भी हमें ट्रीट करना पड़ा, क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसको हमें मैनेज करना इंपॉर्टेंट था। पड़ेगा। पेशेंट ठीक है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अगर अपार्टमेंट, फ्लैट या इस टाइप के स्ट्रक्चर में रहते हैं तो आप इनसे बचें, बर्ड से। और दूसरा, अगर आपकी बालकनी में कहीं पे भी चिड़िया ने घोंसला, जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं बाथरूम के खिड़की दरवाजों हाँ पे हाँ, कहीं दे पे देते वो लोग घोंसला बन तुरंत। जाता है, तो आप अगर उसको साफ करने चल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। हम लोग एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस देखते हैं, वो पेशेंट साफ करते हैं और उसके बाद सीधा हॉस्पिटल आते हैं, हाई फीवर, हाई ब्रेथलेसनेस के एक ही साथ बार में, में? एक ही बार में। ओह माय गॉड। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी है तो मास्क यूज लगा करिए, करके। N95 मास्क अच्छे से कवर करके, और मैं कहूंगा स्टेजेस में साफ करिए, एकदम से हैवी एक्सपोजर भी नहीं लेना है, तो उसको स्टेजेस में साफ करिए। विद इन 5 डेज और 3-4 डेज के एक्सपोजर में एकदम से आप उसकी फ्यूम्स अगर लेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में मूवीज से लेकर के ना कबूतरों को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया गया है कि आजकल तो लोग बाहर, जैसे कबूतर बहुत ज्यादा हैं तो दाना खिलाने के लिए आप पैसे दे दो, दाना खिलाओ, पिक्चर्स क्लिक कराओ, लेकिन ये मतलब हार्मफुल है हमारे लंग्स के लिए, और लोगों को जानना बहुत जरूरी है ये। क्योंकि कबूतरों के साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि नॉट इवन हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिक, सिंपल लंग एलर्जीज भी बहुत ज्यादा हम लोग कॉमनली देखते हैं। तो इसलिए आप अगर फीडिंग, जैसे हम लोग देखते हैं अपार्टमेंट उसमें, और ये क्या को हैबिट करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ में, आपके अपार्टमेंट में उनको ड्वेलिंग प्लेस भी मिल जाता है, नेस्टिंग करने की जगह भी मिल जाती है, पानी भी रख देते लोग, दाना भी पानी भी रख रख देते देते हैं। तो वो चीज ठीक नहीं है। आपका बर्ड से एक्सपोजर तो आपको ना के बराबर अपना रखना है, और ये सिर्फ आपको देखने के लिए ठीक है, आपने दूर से देख लिया, लेकिन जितना पास का एक्सपोजर है इनहेल होगी फिर बॉडी में वो चीज़, तो इसको भी अवॉइड करना बिल्कुल चाहिए। avoid करना एग्जैक्टली। चाहिए। इसी में 2-3 चीज़ें, जैसे कि हम स्मोकिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें पैसिव स्मोकिंग का कितना रोल है कि जो लोग पैसिव स्मोकिंग के शिकार हो रहे हैं, क्या उन्हें भी आगे चलकर रिस्क है लंग डिजीज होने का? बिल्कुल होने का डिजीज है। पैसिव स्मोकिंग इक्विवेलेंट कैरीज इक्विवेलेंट रिस्क। ओके। पैसिव स्मोकिंग क्या है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा हूँ और मेरे साथ में कोई इंडिविजुअल है, तो उसको भी सेम साइड स्ट्रीम स्मोक बोलते हैं, उसको भी उतना ही रिस्क
आएगा ओके। लंग डिजीज का। इवन लंग कैंसर के पेशेंट्स में भी पैसिव स्मोकिंग का पूछते हैं क्या आप, क्योंकि हम काफ़ी फीमेल्स देखते हैं जिनमें लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो हम पूछते हैं क्या आप में स्मोकिंग हिस्ट्री है? नहीं, हम में तो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ मेरा एक्सपोजर रहता है, हस्बैंड पीते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इवन लंग कैंसर टाइप के रोग का, इवन एस्थमा टाइप के रोग का, इवन चाइल्डहुड एस्थमा भी हम लोग देखते हैं। और इस माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थर्ड हैंड स्मोक, अभी मैंने पीछे टर्म यूज करी थी थर्ड हैंड स्मोक। कई लोगों को ये लगता है कि हम लोग बाहर स्मोकिंग करके आते हैं और घर में आके हम लोग तो स्मोक नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो बाहर स्मोकिंग करता हूँ। तो एक तो वो आपके लिए तो हार्मफुल है ही, बट एक ही इसमें थर्ड हैंड स्मोक का टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। जब आप घर में आते हैं अंदर, तो आपका जो आपने बाहर स्मोकिंग करा तो उसके कण आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं। जब आप कपड़े रिमूव करते हैं तो वो हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं और वो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। हाँ। और जो ये पार्टिकल्स छोटे छोटे जब हवा में डिस्पर्स होते हैं, तो ये बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो घर में सेंसिटिव इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सांस के साथ में भी जाते हैं। हम लोग इवन इनफैक्ट जितने भी चाइल्डहुड एस्थमा पेशेंट्स देखते हैं आज की डेट में, उसमें काफ़ी इंसिडेंट्स हम लोगों को थर्ड हैंड स्मोक का दिखता है कि ये घर में कोई ना कोई स्मोकिंग ये स्मोकिंग चाहे बाहर से आ रहा है, तो हम लोग उनको भी ये सलाह देते हैं कि आप स्मोकिंग ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली आपके बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। इनफैक्ट इससे हम लोगों ने ये भी देखा, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी लो बर्थ वेट बेबीज, क्योंकि प्लासेंटर सर्कुलेशन में जाके भी डैमेज करता है। तो इसलिए स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग ना आपके लिए, आपकी अगली जनरेशन के लिए, आपकी पिछली जनरेशन, सबके लिए हार्मफुल है। स्मोकिंग तो बिल्कुल इट शुड बी आई थिंक बैंड। एग्जैक्टली और इस पे आई थिंक काम भी करना बेहद ज़रूरी है। और जो लोग स्मोक करते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन्हें ये चीज़ भी पता चलेगी कि आप खुद को तो इम्पैक्ट कर ही रहे, अपने आसपास के लोगों को, इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर, जैसे एयर प्योरीफायर्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन है। आई थिंक अभी सेल भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा सेल बढ़ जाती है एयर प्योरीफायर्स की। तो ये सच में है यूज़फुल? इससे कुछ इम्पैक्ट होता है हवा को साफ करने में? क्योंकि पोल्यूशन का जिस हिसाब से लेवल बढ़ जाता है, तो आजकल लोग खरीद रहे हैं एयर प्योरीफायर्स, तो इसके बारे में बताइए। मैं आपके माध्यम से 3 चीजें बताना चाहूंगा एयर प्योरीफायर के बारे में। सबसे पहला तो मिथ लोगों को, यार एयर प्योरीफायर इसकी तो आदत पड़ जाएगी, हम तो एयर प्योरीफायर लेंगे तो हम तो डिपेंडेंट हो जाएंगे इस पे, बाहर तो जा ही नहीं पाएंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा, एयर प्योरीफायर इज जस्ट लाइक अ एयर प्योरीफिकेशन डिवाइस। जैसे हम लोग वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, जैसे हम घर में कुछ भी इस टाइप का यूज करते हैं, जैसे हम एसी भी यूज करते हैं, उसका एक लिमिटेड टाइम के लिए रोल होता है। आप सर्दी में तो एसी नहीं चलाते, तो आपका सिर्फ उसी टाइम के लिए रोल है जब उसका एक एप्लीकेबिलिटी है। एयर प्योरीफायर काम कैसे करता है, वो एक हवा को के अंदर से PM 2.5 या इस टाइप के पार्टिकल्स, जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि आपको दिखते नहीं हैं, और वो सांस की नली के थ्रू जाके इवन ब्लड सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में घूमते हैं, लंग्स को भी प्रभावित करते हैं, पूरी बॉडी को भी प्रभावित करते हैं। इतने हार्मफुल होते हैं ये। और इनफैक्ट ये एयर प्योरीफायर जो होता है वो इन पार्टिकल्स को और मेन पॉल्यूटेंट्स को रोकता है। बेसिकली वो एक फिल्ट्रेशन, एक तरह से एयर फिल्टरिंग मैकेनिज्म है कि आपने उसमें एक सक्शन लगा होता है, वो एयर को खींचता है, और एक एग्जॉस्ट है वो हवा को फेंकता है, और बीच में फिल्टर लेयर्स है। कोई हैवी साइंस नहीं है इसमें। तो फिल्टर से वो बेसिकली फिल्टर से कोई पार्टिकल, छोटे से लेके बड़ा साइज का पार्टिकल हर कोई रोक लेता है, और फिर वो एक क्लीन एयर आपको दे देता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोगों को AQI जो PM 2.5 टाइप पैरामीटर है, वो हमारे बेटर हो जाते हैं। तो एयर प्योरीफायर कोई हाईफाई डिवाइस नहीं है, कोई आदत बनाने वाली डिवाइस नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको एयर सेंसिटिविटी है कि आपको हमेशा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस के तकलीफ या खांसी तकलीफ, चाहे आपको एस्थमा नहीं है, चाहे आपको कोई ऐसा रोग नहीं है, तब भी आप ले सकते हैं। आपको अगर एस्थमा या COPD या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज, इवन कार्डियक डिजीज या कुछ भी इस टाइप के कोई रोग चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो एयर प्योरीफायर मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, लेना चाहिए। अब इसमें चीज आ जाती है कि एयर प्योरीफायर तो बहुत सारे हैं मार्केट में, खरीदने से पहले हमें क्या चीज देखना है, क्या चीज नहीं देखना है। तो सबसे पहले आपको अपना वर्किंग एरिया देखना है कि हमारा कितना, क्योंकि हर प्योरीफायर की कैपेसिटी होती है कि हमारे उतने स्क्वायर मीटर साइज में हमारा एरिया में काम करेगा। अब आप एक छोटा सा प्योरीफायर एक बड़े रूम में लगा के देखेंगे तो वो आपका एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। मैंने जो किया हुआ है अपने घर में भी सिस्टम, जो मैं आगे भी बताता हूँ लोगों को, कि क्योंकि हर रूम में एयर प्योरीफायर रखना पॉसिबल ही नहीं है। और एयर प्योरीफायर के साथ में एक नियम ये भी कि आपको जो जिस रूम में रखा है उस एरिया को क्लोज भी करना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। तो मैंने जैसे अपने घर में 2 एयर प्योरीफायर लगा रखे, एक बड़ी कैपेसिटी का जो कि लिविंग और डाइनिंग एरिया को कवर करता है,
और एक मेरे बेडरूम को जो कवर करता है, और बाकी जो मेरे नॉन यूजेबल रूम है जहाँ पे मेरा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसको मैंने बंद कर रखा है बेसिकली। तो इस तरह से मैंने अपने घर के 70% पोर्शन को अपना एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम से कवर कर लिया है। और अब इसमें आ जाते हैं डिवाइसेस, बहुत हैवी, फैंसी, एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 महीना यूज़ होना है, तो बहुत फैंसी डिवाइसेस और ऐसी डिवाइसेस लेने का फ़ायदा नहीं कि बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव हो। आप डिवाइस कोई भी एयर प्योरीफायर लेते समय 2 चीज़ें देखें, एक तो उसके फिल्टर्स आपको ईजिली अवेलेबल हो, ईजिली सर्विसेबल हो, और दूसरा बहुत हाई कॉस्टिंग ना हो और ईजी टू यूज़ हो। बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बटन सिस्टम नहीं, सिर्फ आपको स्विच ऑन, यस, ज़्यादा फैंसी नहीं करना, हमें बस टर्न ऑन टर्न ऑफ वाला डिवाइस चाहिए जो कि एयर को क्लीनिंग रखे। तो मुझे लगता है कि एयर प्योरीफायर बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, और उसमें हम लोग हेपा फिल्टर आप देखें, क्योंकि एयर प्योरीफायर भी 3-4 टाइप के आते हैं। हाँ। एक तो हेपा फिल्टर बेस्ड आता है, एक आयोनाइजिंग भी आता है। ये बहुत आयोनाइजिंग या कोई इस टाइप का नहीं, आपका हेपा फिल्टर इज अ मस्ट। हेपा फिल्टर ही PM 2.5 पार्टिकल्स को क्लियर कर पाता है, तो हेपा फिल्टर इज अ मस्ट। बाकी जो एडेड हमारे चारकोल फिल्टर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स होते हैं, दैट इज फाइन। आयोनाइजिंग बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज हार्मफुल। आयोनाइजिंग क्या करता है, वो एक कण छोड़ता है जो पॉल्यूटेंट को बाइंड करके वो जमीन पे गिरा देता है, वो विद टाइम फिर वापस से रिलीज हो जाते हैं। सो इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा। एक और मैं आपके माध्यम से मैं देखता हूँ, लोग नया प्योरीफायर खरीद के लाते हैं, लोग बिल्कुल चलाना शुरू कर देते हैं। एक बहुत छोटी बेसिक सी मिस्टेक है जो इनफैक्ट हमने काफी बार देखा है कि जो न्यू एयर प्योरीफायर होता है ना, इवन वो कंपनी या जहाँ से वो, आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो कोई ज्यादा बताने वाला है, वो एक्चुअली फिल्टर को पॉलीथीन से ही नहीं हटाते हैं। सो यस, तो आपका फिल्टर पॉलीथीन से हटना चाहिए, और आप उसको देखें, पूरा मैनुअल पढ़ के उसको फिर आप करें। नहीं तो पेशेंट कहते हैं कि हम तो लेके आए प्योरीफायर, हमें तो फायदा ही नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं। तो वापस जाके मैं उनको बोलता हूँ बस ये देख लेना, और हमारे तो कभी वो रेडी, मतलब वो ब्लू ही नहीं होता है, हमारा तो हमेशा रेडी होता है, हमारा तो एयर प्योरीफाई नहीं कर रहा है ये। तो हम यही बोलते हैं कि आप उसका देखना, आपने शायद पॉलीथीन नहीं हटाया होगा। तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक है जो कि काफी जगह मिस हो जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपके पास में एयर प्योरीफायर प्री एग्जिस्टिंग है, तो आप हर साल उसके फिल्टर जरूर चेंज करें। क्यों आप सोचेंगे चलो पिछला फिल्टर मेरा काम कर रहा है, या फिल्टर हेल्थ का अगर आपके पास ऑप्शन आता है आपके, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप है, सब में उसमें आ जाता है, तो आप अपना फिल्टर को चेंज जरूर करें। नहीं तो एक इनएफिशिएंट फिल्टर, जैसे एक इनएफिशिएंट वाटर फिल्टर भी होगा, तो आपका किसी काम का नहीं है, बस एक शो पीस बन के रह जाएगा। तो वो चीज ना हो, ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, इसमें क्या एयर प्योरीफायर प्लांट्स का रोल होता है इतना? वो सच में प्योरीफाई कर पाते हैं, मतलब पोल्यूशन से बचा पाते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं आप घर में इंडोर प्लांट्स रख लीजिए, स्पेशली आई थिंक स्नेक प्लांट को, पीस लिली को, इन सब प्लांट्स को लोग ज्यादा बोलते हैं। ये स्टडीज हुई हैं, तो इसमें थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिखाया गया कि एयर प्यूरिफिकेशन कैपेबिलिटीज होती हैं इन प्लांट्स में। बट 3-4 चीजें हैं इसमें भी। पहला चीज तो ये कि इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि इतने प्लांट्स लगा के हमें इतना प्यूरिफिकेशन वैल्यू अचीव होगा। तो इसने हम कहीं 10 प्लांट लगाएंगे तो इतना एरिया कवर होगा, तो अभी ये ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और दूसरा, काफी लोग डस्ट से, मिट्टी से भी सेंसिटिव होते हैं। तो आप ये सोचेंगे हमने प्लांट्स लगाया, कोई भी घर में इंडोर प्लांट लगाते हैं, कई बार उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती है उससे। तो क्या आप यू आर डूइंग मोर हार्म देन बेनिफिट, ये भी आपको सोचना है। और तीसरा चीज, कई बार हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस टाइप के घरेलू उपाय करके, चलो अब तुमने प्लांट लग गया, अब तुम्हारे घर की हवा बिल्कुल शुद्ध हवा साफ हो गई। तो इन चीजों में कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो आप अगर सेंसिटिव नहीं है तो लगाने को, आप लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर आप डिपेंडेंट हो जाए या उस पर सोचे उसने मेरी हवा पूरी क्लीन कर दी है, तो वो नहीं। एयर प्योरीफायर वुड बी मोर रिकमेंडेड देन द एयर प्योरिफिकेशन प्लांट्स। ओके, बट स्टिल अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो लगाया यस, लगा सकते हैं। ठीक है। तो आई गेस हमने कॉजेस, बल्कि ये एक्चुअली नासा की स्टडीज हुई थी। अच्छा। नासा ने जब मून लैंडिंग्स और ये सब वो सब हो रहा था, उस टाइम से स्टडीज चल रही कि प्लांट्स का ऑक्सीजनेशन में, प्यूरिफिकेशन में कैसा रोल रहता है। क्योंकि अगर स्पेस क्राफ्ट में अगर वो, तो इस टाइप से स्टडीज से इसका एवोल्यूशन हुआ कि एयर प्यूरिफिकेशन कैपेबल। लेकिन फिर भी इतनी स्टडीज हुई हैं, बट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं सेट हो पाया उस चीज में। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रख सकते हैं इंडोर में? ये स्नेक प्लांट और फ्रॉस्ट लिली आप जो बता रहे हैं, पीस लिली, वो दोनों रखा जा सकता है। ओके डॉक्टर, इसके अलावा कुछ और ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं या उसे बीमारी की तरफ बढ़ाते हैं? यस, 2 चीजें। अगर आप
के वर्क एक्सपोजर पे हम लोग इंडोर आउटडोर सबकी बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में मेजॉरिटी 8 से 9 घंटा वर्क प्लेस पे भी ऑफिस हमारा एक्सपोजर एनवायरनमेंट। रह रहा है। तो अगर आपके वर्क प्लेस में पोल्यूशन और इस टाइप का, लाइक आप एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स या इस टाइप का एक्सपोजर है, तो बिल्कुल आप सेंसिटिव हो सकते हैं। करेक्ट। हम लोग चूंकि क्या होता है कि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि मास्क लगाना हम लोग ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं कि ठीक है हमारा थोड़ी देर का हो तो एक्सपोजर है। खास तौर से जो गारमेंट इंडस्ट्रीज में लोग हैं, खास तौर से जो एडिसिव फ्यूम्स, पेंट इंडस्ट्री, इस टाइप के जो लोग हैं, तो वहाँ पे हम ऑक्यूपेशन रिलेटेड एस्थमा या ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिजीजेस भी देखते हैं लंग्स देखते की। हैं, करेक्ट। तो लंग्स हमें समझना पड़ेगा, लंग्स एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, हम्म। तो जो भी हमारा एक्सपोजर है हवा से जो जा रहा है वो सब जा लंग्स पे रहा है। सबसे पहले अटैक करेगा। हम्म। तो ये चीज़ एक तो हमें ध्यान रखनी ही है कि हमारा वर्क प्लेस एक्सपोजर भी हमारा जितना पोल्यूशन फ्री और जितना बेटर हो सकता है वो। दूसरा, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर से, हाँ। कि एकदम, क्योंकि आज के डेट में अंदर हम लोग एसी एक है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हाँ। सिस्टम में बैठे हैं। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जैसे हम लोग बाहर एकदम से गर्मी में धूप में निकलेंगे और निकलते एकदम से हैं। चेंज ऑफ टेम्परेचर में हम देखते हैं छींके शुरू हुई, जो खासतौर से एलर्जिक पेशेंट होते हैं। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एकदम से चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, एक आप एक जैसे फॉयर एरिया हो गया या कहीं भी इस टाइप के एरिया में जहाँ पे एक ब्रिजिंग, आपको चाहे वो 5 मिनट का हो, एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से आपको बचना चाहिए। ओके। चाहे वो ठंडे से गर्म या गर्मी से ठंडे के एक्सपोजर में हो। ज़्यादातर हम लोग देते हैं जो ठंडे से गर्म में एक्सपोजर में होता है, वहाँ पे जरूर ये इंड्यूस हो जाती हैं ओके। प्रॉब्लम्स। और बाकी तो यही अपना जो एक बेसिक हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया है। मास्क, एयर प्योरीफायर और आपका पोल्यूशन, अगर खास तौर से आप पोल्यूशन वाले, अब इसमें भी दो चीज़, आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेबिलिटी आ गया है। तो अगर आपको पता है कि हाँ इस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आई एम लिटिल सेंसिटिव टू इट, तो उस टाइम पे अपना वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर इफ़ योर कंपनी अलाउज। नहीं तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो N95 मास्क जो होता है वो जरूर यूज़ करें, कैरी करें। जिससे आपके ये सिम्टम्स को, ये 2-3 महीने काटने इंपॉर्टेंट है जब तक हमारी पोल्यूशन बैक का टू कंट्रोल नॉर्मल नहीं हो हो जाता। जाता। तो मास्क का कितना रोल है फिर, एग्जैक्टली हमें कौन से मास्क को यूज करना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है और बेस्ट तरीका क्या है मास्क को यूज करने का? मास्क यूज करने का सबसे पहला तो जो टाइप ऑफ मास्क हम लोग हाँ। देखेंगे, एक तो नॉर्मल फेस मास्क आते हैं जो हम लोग सर्जिकल मास्क बोलते हैं, बोलते उसका हैं। कोई रोल नहीं है पोल्यूशन के टाइम में, अच्छा। क्योंकि उसमें तो पोल्यूशन का कण ऐसा है जैसे एक दरवाजा बड़ा सा, उसमें चींटी घुस रही है। तो अच्छा, तो आ ही इट कैन नॉट जाएगा। स्टॉप, द पॉल्यूटेंट्स टू कम इनसाइड। ठीक है। तो उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। लोग डबल मास्क यूज करते हैं बट इट इज नॉट यूजफुल। ओके। पोल्यूशन के टाइम में जो यूज होता है वो होता है N95 मास्क। मास्क। N95 मास्क में भी 2-3 टाइप के आते हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल बेसिकली। हाँ। उसमें भी हम लोग अगर देखें तो बहुत टाइप के मास्क आ जाते हैं, इंपोर्टेड मास्क भी आते हैं जो कि वॉक मास्क, टोटोबोटो मास्क, ये काफ़ी वो यूज़ में आ सकते हैं। लेकिन हम अगर एक बेसिक N95 मास्क भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं, 1-2 दिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइडियली तो उसको हर डेली यूज़ करना है, मतलब डेली आपको चेंज करना होगा मास्क को। ओके। हम लोग ये जो मैं खुद करता हूँ, जैसे पोल्यूशन, हाई पोल्यूशन डेज है, उस टाइम पे आपने डेली यूज़ किया, उसके बाद में जब पोल्यूशन थोड़ा सा आपका 300 के आसपास में आ रहा है AQI, तो हमने उसको अल्टरनेट डे या लाइक 1 दिन 2 दिन यूज़ किया, उसके बाद उसको चेंज कर लिया। ओके। तो एक सिंपल N95 मास्क भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है। तो अगर आप जहाँ पे रूम से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पे पोल्यूशन एरियाज में जा रहे हैं, जब आपको पता है कि हाँ ये पोल्यूशन वाला एरिया है, तो उस टाइम पे आपको याद होगा जैसे कोविड में हम लोग करते थे, हॉटस्पॉट नॉट हॉट, जब हम हॉटस्पॉट में मूव कर रहे हैं हाँ। तो आपने मास्क लगा लिया, लगा लिया। और फिर जब आप हॉटस्पॉट से बाहर आ गए तो मास्क आपने हटा मास्क दिया। हटा दिया। तो वैसे ही करना वैसे ही है। आपको करना। कोविड बहुत कुछ सिखा के गया है। एग्जैक्टली हाँ, ये चीज़ तो है। कोविड की आपने जब बात छेड़ ही दी है तो आई गेस इस पर भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च और स्टडीज़ आई हैं कि आफ्टर कोविड लंग्स के जो डिजीज़ के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। इसमें है सच्चाई ऐसी? कोविड ने कहीं ना कहीं, अगर किसी को एलर्जिक सेंसिटिविटी थी तो उसको तो ट्रिगर किया है। ओके। क्योंकि जिनका साइलेंट एस्मा था, मान लो बचपन में एस्मा था, उसके बाद में बिल्कुल 10-12 साल बिल्कुल ठीक गए, कोविड के बाद से उसमें हम लोग इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी देख रहे हैं कि लॉन्ग उनको, कोविड का असर दिख रहा है। हाँ, उसमें चाहे किसी को माइल्ड कोविड भी रहा, मेजर कोविड भी रहा, उसमें कहीं ना कहीं एक रेस्पिरेटरी एक जो सेंसिटिविटी है वो वापस आ गई है। ओके। उनका इनहेलर जो बंद हो चुका था वो वापस से हमें वापस आ स्टार्ट गया। करना पड़ा। दूसरा आ जाता है कि ओवरऑल लंग हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है।
हम लोग देखते हैं जो सीवियर कोविड रहे, जो बहुत जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रहा, ऑक्सीजन चढ़ी, वो सब भी ठीक ठाक रिकवर हो गए हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं कि मैं डराऊंगा कि ऐसा हो गया है कि उनके लंग्स बिल्कुल बेकार हो गए। कुछ कुछ पेशेंट हैं, मसलन अगर मैं 100 पेशेंट्स, अगर हम लोग कोविड सीवियर कोविड की बात करें, 100 जिनको ऑक्सीजन प्लाज्मा और ये सब जो उस टाइम पे हम लोग सब देते थे सब चढ़ा था, 100 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें अभी भी सिम्टम्स चल रहे हैं या फाइब्रोसिस के एलिमेंट रह गए हैं थोड़े से। नहीं तो 98% पेशेंट हैव कम आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उनके और भी बहुत इश्यूज, जैसे अब वो भी थोड़ा थोड़ा लाइटर डाउन साइड में आ गए, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमने देखा था बॉडी एक रहना, फटीग रहना, एक हेडेक सा रहना, एक लाइक ब्रेथलेस ऑन एक्सर्शन वाली फीलिंग कि हम थोड़ा चलते हैं तो लेकिन इसमें एक कंफाउंडिंग फैक्टर ये किया था कि जैसे मैंने आपको बताया वर्क फ्रॉम होम आ गया था, इतना वो था, तो लोगों का जो ओवरऑल कैपेसिटी भी था चलने फिरने का वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गया था। और लोगों का जंक फूड का एलिमेंट भी बढ़ा था, लोगों ने वेट गेन किया इस टाइम पीरियड में, लास्ट कोविड टाइम में मैंने भी किया था। हाँ, तो उस क्योंकि आप ज्यादातर सिटिंग अराउंड थे, एक्सरसाइज बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी घर में, एक माहौल भी डर का माहौल था, तो लोग अपने आप से काफी चीजें ट्राई कर रहे थे खाने की पीने की, तो कहीं ना कहीं खाना पीना भी अनियंत्रित हुआ, ओवरऑल वेट भी इंक्रीज हुआ, तो ये भी एक फैक्टर थे। तो मैं ओवरऑल हेल्थ बोलूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड तो आया है उसमें, लंग हेल्थ में भी, लेकिन ऐसा मेजर इम्पैक्टफुल नहीं है कि कोविड जिसको उसका तो लंग सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हमारे पास ऐसे पेशेंट का लंग्स बिल्कुल डैमेज हो गया था, बिल्कुल फट गया था एक तरह से, लंग्स दोनों लंग्स जैसे टायर पंचर होता है ऐसे लंग्स बस्ट हो गए थे। वो पेशेंट भी आज की डेट में ठीक कर रहे हैं, तो ऐसा ठीक है। कुछ इक्का दुक्का लोगों में ही है वैसे, कुछ लेकिन बाकी तो पहले से ज्यादा बेटर रिकवर करते हैं। ओके, तो कुछ आप हमें ऐसे वार्निंग या ट्रिगर्स मतलब सिग्नल्स बता सकते हैं जो हमारी बॉडी हमें दे रही होती है अगर हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं, ताकि समय रहते पहचान करके उसका इलाज किया जा सके? तो जैसे मैंने आपको बताया, आपका फोन गर्म होता है, नोटिफिकेशन आता है, आपके फोन में मैसेज आता है, कोई भी तो नोटिफिकेशन आता है, तो बॉडी में भी नोटिफिकेशन सिस्टम है। तो बॉडी आपको कैसे बताएगी मेरे को लंग्स की दिक्कत है, वो उस ऑर्गन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स पैदा करके। जैसे साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अगर किसी को लंग डिजीज है तो खांसी जो कि आपकी 10-12 दिन से ज्यादा चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, खांसी में स्प्यूटम बलगम आना, या आपको बलगम के साथ आपको पीला बलगम या डिस्कलर्ड बलगम दिखना, वो भी एक साइन है कि लंग्स में इन्फेक्शन या कुछ अंदर में चल रहा है। अगर आपको अपने थूक में ब्लड दिखाई देता है, देन आल्सो इट इज अ साइन ऑफ एनी लंग डिजीज दैट यू हैव टू सीक अटेंशन फॉर। थर्ड थिंग, अगर आपको सांस फूलता है थोड़ा सा भी अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर आप देखते हैं कि मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग जैसे वो चल रहे हैं उससे मैं स्लो डाउन हो रहा हूँ, मैं उतनी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, और साथ साथ मेरी कैपेसिटी भी, अगर वो 200 मीटर चल के ठीक निकल जा रहा है, मेरे को 200 मीटर बाद रुकना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, देन इट इज अ साइन। आपकी वॉकिंग अभी हमारा एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जैसे जैसे खास तौर से महिलाओं में मैंने देखा है, जो जैसे हमारी मदर की एज 50-60 प्लस एज की ग्रुप के हो गए, उसमें हम लोगों ने देखा है कि लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें साइन एंड सिम्टम्स हम इग्नोर करते हैं, हम उसको नोटिफाई अपने आप को नहीं कर पाते कि हाँ प्रॉब्लम है। फिर एकदम से जब सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो आपकी अगर कैपेसिटी फला किलोमीटर चलने की अब आपकी कम हो गई है वो कैपेसिटी, पहले आप 2 किलोमीटर आराम से वॉक कर लेते हैं, अब आप 500 मीटर में आप नहीं कर पाते, या आप जाने का मैं नहीं जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, ये भी एक साइन हो सकता है। तो उसको भी आपको देखना है, सांस फूलने के साइन को। सांस में गड़गड़ की, सीटी की आवाज आना, ये भी एक साइन होता है। चेस्ट में दर्द रहना, चेस्ट में खिंचावट, दर्द, इस टाइप की सिम्टम रहना, ये भी एक साइंस होते हैं कि लंग्स में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। और साथ साथ जो एलर्जी के साइंस, जैसे मैंने आपको बताया, जुकाम बार बार रहना, छींके बहुत आना, नाक से पानी गिरना। और लोगों, आप देखेंगे आज की डेट में लोगों ने एक आदत बहुत बन गई है जो कि एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, जिसको हम पोस्ट नल ड्रिप होते हैं उसको इग्नोर करना, लाइक बार बार गला साफ करना, ये भी इवन पॉल्यूशन से भी लिंक है। तो ये भी एबनॉर्मल है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा रहता है तो ये भी आपको इसका प्रॉपर चेकअप कराने का जरूरत है। एग्जैक्टली। तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी को इस तरह के साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन्हें उसका इलाज नहीं कराया, तो क्या चांसेस है कि आगे चलकर उन्हें कौन सी फेफड़ों से जुड़ी जो है बीमारी हो सकती है? अब इसमें अगर आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री है और इस टाइप के सिम्टम्स आने लग रहे हैं, जिसमें खांसी, बलगम, पीला बलगम आना और बार बार खांसी के एपिसोड्स होना, तो वहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स की तरफ ये इशारा करता है। साल में 2 बार आपको ये इस टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं 2-3 साल तक लगातार। दूसरा, सांस फूलने के सिम्टम्स आपके COPD, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या स्मोकर्स एस्थमा भी बोलते हैं, उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। सूखी खांसी रहना,
बर्ड से एक्सपोजर रहना, उसमें आपको लंग फाइब्रोसिस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हर एक इसलिए हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर, अगर आपको एलर्जी वाले सिम्टम्स हैं और उसमें अगर आपको सांस फूलने टाइप की सिम्टम्स आने लग रहे हैं तो ये एस्थमा का इंडिकेटर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई पेशेंट देखते हैं, साइंस पेशेंट हमें सिम्टम्स बताते हैं, फिर हम लोग डिग इन करते हैं कि हिस्ट्री में और हमें चीज क्या मिल रही है। अच्छा ये चीज है तो इसका मतलब हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस वहाँ की उसकी तरफ जाता है। तो यस, अगर हम मैंने क्योंकि आपकी बात का रेट्रोस्पेक्टिवली आंसर किया है कि ये है तो ये और ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए स्मोकर्स को सीओपीडी होने का रिस्क रहता है, एलर्जिक प्रॉब्लम को अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो एक एस्थमा होने का रिस्क रहता है, और एक बर्ड एक्सपोजर के साथ में लंग फाइब्रोसिस या जिसको हम लोग हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, वो मोटा मोटा रिस्क ये होता है। अदरवाइज निमोनिया, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, देयर आर न्यूमरस डिजीज ऑफ द लंग, वो कवर करना तो बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन मोटा मोटा आप ये मान के चलिए इन सब चीज़ों को। तो अगर कोई चाहता है कि उन्हें आगे चल कर के फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसका पहले ही पता लगा लें हम, या नॉर्मल भी अगर कोई हम मेडिकल हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो आपको हम ऐसा टेस्ट बता सकते हैं जो हमारे लंग्स को देख करके डिटेक्ट कर सकता है कि कोई बीमारी तो नहीं है? सो पहले आज की डेट में ना एक ट्रेंड हमारा चल गया है कि हम लोग फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट से हम लोग पूरा, तो लेकिन ब्लड टेस्ट इज जस्ट अ इंडिकेटर फॉर द ब्लड सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। लंग हेल्थ पे अगर हम लोग बात करें तो लंग हेल्थ में हम लोगों का जो सबसे, अगर हमारे पास पेशेंट है तो एक तो अपने आप से टेस्ट कराएंगे। आप देखेंगे कोविड के टाइम में लोगों ने सीटी स्कैन ऐसे कराया जैसे फोटोस्टेट मशीन हो, जाके क्योंकि फियर इतना हो गया था कि माइल्ड कोविड हो, मॉडरेट कोविड, कुछ नहीं, कोविड हुआ भी नहीं है तब भी जाके सीटी स्कैन लोगों ने हर महीने, मेरे पास 14 सीटी स्कैन एक पेशेंट लेके आया हुआ है कि मैंने हर महीने कराता चला गया था। तो अपने आप से कोई भी टेस्ट आपको नहीं करना है, आप एक डॉक्टर से संपर्क करिए। जैसे मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताया, अगर आपके वो सिम्टम्स है तो जरूर करिए। और एक नॉर्मल चेकअप की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग 2-3 टेस्ट देखते हैं, जरूरत पड़ती है, वो भी हर एक में नहीं क्योंकि रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। एक बेसिक एक्सरे हम लोग जरूर करते हैं अगर इस टाइप के सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है, चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमें दोनों लंग्स की पोजीशन, सिचुएशन, लंग्स में पानी नहीं है, बहुत काफी इंफॉर्मेटिव वैल्यूज आ जाते हैं। अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी आती तब हम आगे सोचते हैं इसमें हमें कुछ आगे टेस्ट कराने की जरूरत है, सीटी स्कैन कराने की जरूरत है कि नहीं है। दूसरे टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग लंग्स की कैपेसिटी टेस्टिंग देखते हैं कि इसमें फूक जो हमारी एयर कितना ब्लो आउट किया हमने, उसका मेजरमेंट होता है। तो वो एक मशीन के अंदर में आपको फूकना होता है। तो जितना मैक्सिमम फूकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर से वो देखता है कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है, खासतौर से एस्थमा। इवन इनफैक्ट उसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है या एस्थमा टाइप के सिम्टम्स हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री भी अदर नाम है उसका, तो आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री है, अगर आपका बहुत ऐसे एक्सपोजर, और अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक स्मोकिंग हिस्ट्री रही है तो स्क्रीनिंग सीटी स्कैन का भी आज की डेट में रोल है लंग कैंसर को रूल आउट करने का। तो इसलिए लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग भी आज की डेट में रिकमेंडेड है। इनफैक्ट जो बहुत हैवी स्मोकर रहे हैं उसमें रिकमेंडेड भी है, लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं उसको। बट वही आपको अपने आप नहीं कराना है, आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए। डॉक्टर जो आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से आप चलिए। ओके, तो आई गेस डॉक्टर इस सेशन में हमने लंग्स पर काफ़ी अच्छी खासी विस्तार से डिटेल बात कर ली है। हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी टिप्स बताते जाएं कि लंग्स की बीमारी से वो कैसे खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बचा करके रख सकें ताकि वो ज़्यादा इससे अफेक्ट ना हो। प्लीज़। एक अच्छी बात कोविड के बाद में ये रही कि लोग लंग हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो गए। जागरूक होने का मतलब डरना बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हमारे लंग्स में हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको हेल्दी रखने के लिए। हमें अपना एयर का ख्याल रखना है, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया, लंग्स को इफेक्ट करती है। तो पोल्यूटेड एयर का एक्सपोजर जितना कम हो उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एयर प्यूरिफायर, मास्क, ये सब आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, हेल्दी ईटिंग, क्योंकि आपका अगर हेल्थ सही रहेगा, ओवरऑल हेल्थ मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहेगा, तो इवन लंग्स पे भी उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो लंग्स पे भी लोड ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए अपना जो वॉकिंग, अपना डाइट, अपना वेट कंट्रोल करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी बीमारी जो मैंने डिस्कस अभी करना रहेगी, स्लीप एपनिया, ये सब, इसमें रात को खराटे आने की समस्या, वो भी वेट के साथ में हम लोग देखते हैं। तो वेट अपना कंट्रोल रखें।
हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखें, पानी का उपयोग अच्छा रखें, जो हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रेटेड रहें, उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी टू क्लेंजिंग द एयरवे ट्रैक्ट वो बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज़ यही है कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भाई स्टीम लीजिए, स्टीम में हल्दी डाल लीजिए, ये कर दीजिए, कोई भी चीज़ आप इनहेल कर रहे हैं ओवर द अबव चीज़ को ना करें। आप सिंपल चीज़ों को रखें और स्टीम तभी लेना जब आपको प्रॉब्लम हो। डेली स्टीमिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और सिंपल अपने जो नेचुरल चीज़ें हैं, फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, वॉक पे जाइए, और कोई भी फैंसी इक्विपमेंट लेने की जरूरत नहीं कि जो बॉल उठाने वाली मशीन, जो एक्सरसाइजर होते हैं, ये सब होते हैं। आप अगर सिंपल योगा भी करेंगे ना, प्राणायाम भी करेंगे, दैट इज मोर। हम लोग आज की डेट में गैजेट बेस्ड ज्यादा हो गए कि ये गैजेट ले, वो गैजेट ले। सिंपल 10 मिनट का योगा आपके लंग्स को इतना रीएनर्जाइज कर देगा, तो why not to believe in our traditional things that we are having? Exactly. तो आई गेस आपने बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें बताया कि कौन कौन से प्रिकॉशनरी टिप्स हम ले सकते हैं। ज़्यादा फैंसी चीज़ों की तरफ ना बढ़ें, बैक टू आवर रूट्स पे हम जितना जाएंगे उतना ज़्यादा हम बेटर रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।